हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम यहाँ पर दो टॉपिकों को क्लियर करेंगे, रासायनिक बल गतिकी और डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इन दो टॉपिकों को आज क्लियर करेंगे। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B अभिक्रिया करके C के लिए दर क्या है। तो इसके लिए C के लिए दर हम यहाँ पर देखते हैं, तो दर बराबर K वेग स्थिरांक हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? वेग स्थिरांक। तो यहाँ पर अभिकारक क्या दिया है? A। ठीक है, अभिकारक क्या दिया है? A। और यहाँ पर क्या दिया है अभिकारक? तो यह दिया है B। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा गया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारकों की जो सांद्रता होती है उनकी घातों का योगफल भी कितना होना चाहिए? तो उनके घातों का योगफल भी शून्य होना चाहिए। तो इन दोनों का घातों का योग कितना हो गया? शून्य हो गया। तो यह क्या हो गया? दर बराबर के, और A की सांद्रता कितनी हो गई? 0, और B की सांद्रता कितनी हो गई? 0। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A। नेक्स्ट देखते हैं, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो यह है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, तो सक्रियण ऊर्जा की। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान होता है, तो डेल H = 0। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है किस पर? तो सक्रिय द्रव्यमान पर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है तो वह अभिक्रिया वेग को बढ़ाता और घटाता है। तो उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो अभिक्रिया के वेग को घटाना और बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अभिक्रिया, यहाँ पर क्या दिया है? एथिल एसीटेट और जल, यह अपघटन करता है। यहाँ पर एथिल एसीटेट जल से अपघटन करके क्या बना रहा है? तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बना रहा है। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है कि यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, दर बराबर K, तो अभिक्रिया अभिकारक क्या दिया है यहाँ पर? CH3COO C2H5। ठीक है, यह दिया है एक अभिकारक, और एक अभिकारक क्या दिया है? H2O। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी सांद्रता कितनी है, तो इसकी सांद्रता है 1। ठीक है, और इसकी सांद्रता कितनी है? तो इसकी सांद्रता मानी जाएगी 0। वह क्यों? तो वह क्योंकि विलायक है और सांद्रता स्थिर रहती है, इसीलिए। ठीक है, यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है यह जानने के लिए हमें इनकी जो सांद्रता है, सांद्रता की घातों को जोड़ दिया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हो जाती है। इसकी सांद्रता कितनी है? तो इसकी सांद्रता है 1। ठीक है, और इसकी सांद्रता कितनी है? तो 0। तो इन दोनों को अगर प्लस किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? तो 1। तो यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इतना आप समझ गए? तो आगे देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है, तो किस पर? तापक्रम पर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, कितनी होती है? समय इनवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, जल में H2GCl2 यह क्रिया करके क्या बना रहा है? 2HCl। ठीक है, यह अभिक्रिया की कोटि है, तो यह कौन सी अभिक्रिया की कोटि है यह बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इसकी जो कोटि होगी वो शून्य होगी। ठीक है, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। तो यहाँ पर दिया है वेग बराबर स्थिरांक, वेग स्थिरांक दिया है। K का मतलब होता है वेग स्थिरांक। तो यहाँ पर अभिकारक दिया है, और अभिकारक A और B दिया है, तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि बताना है। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, जैसे कि दर बराबर K स्थिर वेग स्थिरांक है यह, तो यहाँ पर अभिकारक लेंगे। अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर कितनी दी है? 2 दी है, और B की कितनी हो जाएगी? B की हो जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी सांद्रताओं की जो घातें हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो हमें अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। इतना आप समझ गए?
तो यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है तो किससे? ताप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता तो अभिकारकों की सांद्रता पर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है के लॉग के तथा 1/T के मध्य, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर है तो यह निश्चित नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अर्धायु काल कितना है, तो टी हाफ है। अर्धायु काल कितना दिया है, तो टी हाफ दिया है। और वेग स्थिरांक हमें यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर 0.693, ठीक है, ये हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन में टी हाफ दे देगा, टी हाफ। तो यहाँ पर हमें वेग स्थिरांक मिल गया, ठीक है। तो टी हाफ इस साइड चला जाएगा, के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन में क्या आ जाएगा, के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के, इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है, तो -dc/dt। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है, तो यह 2 और 3 के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई क्या होती है, तो सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स और लीटर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर, तो सक्रिय भार पर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसा होता है, समय के साथ घटती है। कैसे होती है, समय के साथ घटती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे अब डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इनके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, तो यह कौन सा है, तो यह है CO। CO मतलब कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, तो 0.2%। कितनी, 0.2% पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर रहती है, तो वह कौन सा है, Pb मतलब कि लेड, ठीक है, लेड। नेक्स्ट देखते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजाला अवक्षेप बनाता है, तो उजले अवक्षेप का अणुसूत्र कितना होगा, मरकरी एमिडो क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मरकरी एमिडो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब आयरन हाइड्रोक्साइड सॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नेशलर अभिक्रिया के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है, तो यह कौन सा है, Ki, क्या है, पोटेशियम और आयोडीन। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, तो कौन सा है, मरकरी नाइट्रेट, क्या है, मरकरी नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है, तो क्या है, Zn, ठीक है, Zn मतलब जिंक केसन, क्या हो जाएगा, जिंक केसन हो जाएगा इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, तो यह है मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर इसका होगा इनमें से कोई नहीं। मतलब लोहे में जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है, तो लोहे में ग्रीस या तेल लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, तो यह है सोडियम।
नेक्स्ट देखते हैं किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है, तो मरकरी का। किस धातु का, इनमें से जो दिया है इनमें से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है, तो मरकरी का पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है, तो किसकी होती है, ओस्मियम की। किसकी होती है, ओस्मियम की होती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से द्रव धातु कौन सा है, निम्न में से द्रव धातु कौन सा है, तो कौन सा है इनमें से, तो यह है मरकरी। यह द्रव्य रूप में पाया जाता है जिसे पारा कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है, किसका होता है, मरकरी का। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है, तो वह कौन सा है, स्कैंडियम का। किसका है, स्कैंडियम का। निम्नलिखित में कौन आक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो कौन सा है, यह है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, तो इनमें से कौन सा है जो रंगीन होता है, तो यह है NO2। कौन सा है, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समान चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह हैं। समान चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह कौन सा है, तो यह है टाइटेनियम और क्या है, तो वेनेडियम है। क्या है, टाइटेनियम और वेनेडियम, याद रखिए। नेक्स्ट है कॉपर सदस्य है, तो कॉपर है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी मतलब 3D श्रेणी के तत्वों में घनत्व में वृद्धि होती है, तो क्या, स्कैंडियम से निकेल। लैंथेनाइड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। लैंथेनाइड किसकी द्वितीय ऑक्सीकरण और तृतीय ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है, तो कौन सा है, तो यह है यूरोपियम का। किसका, यूरोपियम का है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं घंटा धातु मिश्र धातु है, तो घंटा धातु मिश्र धातु है, तो ये कॉपर और किसका है, टिन का। कॉपर और टिन का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखते हैं लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो 6 होती है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो यह है अमेरिशियम। कौन सा है, अमेरिशियम है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है यह, तो यह है प्लूटोनियम। कौन सा है, प्लूटोनियम है। नेक्स्ट देखते हैं Ce मतलब कि सेरियम। सेरियम के अलावा अन्य लैंथेनाइड तत्वों के कौन ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है, तो यह है 3+3। नेक्स्ट देखते हैं ढलवा लोहा। ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो ढलवा लोहा में कितनी पाई जाती है, 4%। निम्नलिखित में मैग्नीज की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है, तो यह हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट है स्कैंडियम, टाइटेनियम और जिंक का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां हैं, तो यह है 3। नेक्स्ट देखते हैं संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां होती हैं, तो 3 होती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, तो वर्ग 3 से 11 तक के तत्व। नेक्स्ट देखते हैं 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद क्या है, तो क्रोमियम और कॉपर है। क्या है, क्रोमियम और कॉपर है। नेक्स्ट देखते हैं 3D श्रेणी में
कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता? तो क्या है? Zn। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म रंगीन तथा प्रतिचुंबकीय होता है? तो इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, कॉपर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो -3d पे 10 और 4s1 है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, CO मतलब कॉपर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो कितने ऑक्सीकरण होते हैं? 1 तथा 2 ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? टर्बियम यह एक्टिनाइड नहीं है। क्या टर्बियम एक्टिनाइड नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं, जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव क्या है? तो यह है कॉपर, जिंक और निकेल। नेक्स्ट है, निकेल कार्बोनिल में निकेल का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? तो 0। नेक्स्ट देखते हैं, आयरन कार्बोनिल में आयरन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? तो 0 होता है। नेक्स्ट है, क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? तो यह होता है 0। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? तो चांदी। नेक्स्ट देखते हैं, रोड गोल्ड का मुख्य अवयव क्या है? तो कॉपर और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, पीतल का मुख्य अवयव क्या होता है? तो कॉपर और जिंक। नेक्स्ट देखते हैं, d ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डम्बवेल। कैसा होता है? डबल डम्बवेल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, s ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो गोलीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो 3d5। नेक्स्ट देखते हैं, संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका हो जाएगा n-1 और बाहर है कोष्टक के d 1 से 10 और ns 1 से 2। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यह है मरकरी। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व है तो यह D खंड के तत्व हैं। किसके हैं? D खंड के तत्व हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में रेड लेड कौन है? तो यह है Pb3O4। क्या है? Pb3O4 मतलब कि लेड ऑक्साइड। क्या है? लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, CuSO के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर लोहे का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है किसमें? तो भूरे रंग में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है? तो Mn है। क्या है? Mn मैग्नीशियम, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा का स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो लैंथेनाइड। नेक्स्ट देखते हैं, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो यह है सोना। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।